कल के वीडियो में अपन ने ये देखी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का आज हमको जो टॉपिक देखना है वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है। बट थोड़ा सा अगर रिवीजन देख लिए तो सेलर क्या है। सेलर वो इंसान है जो गुड्स बेचता। एग्रीमेंट टू सेल क्या है, एक ऐसा एग्रीमेंट जो हम फ्यूचर में या हमारी प्रॉपर्टी या गुड्स सेल करने का एग्रीमेंट कर रहे। सेल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है। गुड्स क्या है, गुड्स की डेफिनेशन हमने देखी कल इम्पॉर्टेंट है। सेल ऑफ गुड्स रेफर सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता और इंक्लूड करता स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड। ठीक है, इसमें एक्सक्लूड क्या हो रहा था, मनी और एक्शनेबल क्लेम्स। केस लॉज भी हमने देखे थे उसके लिए। फ्यूचर गुड्स क्या थे, ऐसे गुड्स जो अभी एट प्रेजेंट बने हुए नहीं हैं, फ्यूचर में प्रोड्यूस होंगे, फ्यूचर डेट पे डिलीवर होंगे। स्पेसिफिक गुड्स क्या थे, ऐसे गुड्स जो स्पेसिफिक है, जो कॉमन नहीं है, यूनिक है, यूनिक फीचर्स के साथ है, जो रिप्लेसेबल नहीं है। यानी अगर हम वो गुड प्रोवाइड नहीं कर सकते तो हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी जगह कुछ और ले लो। वो एक सिंगल यूनिक प्रोडक्ट है। ठीक है, आज हमको देखना है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स ओनरशिप से रिलेटेड है। ये डॉक्यूमेंट जो है ये ओनरशिप बताता है कि एक पर्टिकुलर गुड्स की ओनरशिप किसके पास है। तो ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है। सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने जैसी चीज़ नहीं है। बस इतना समझो कि जो भी गुड्स के बारे में हम बात कर रहे, जो भी गुड्स को हम सेल करने की बात कर रहे, जो गुड्स यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में मूवेबल गुड्स की हम बात कर रहे, वो गुड्स की ओनरशिप किसके पास है, वो ये टाइटल ऑफ गुड्स से मालूम पड़ता है। टाइटल यानी ओनरशिप। तो ये टाइटल टू गुड्स का मतलब यहाँ पे ये है कि वो डॉक्यूमेंट के थ्रू पता चलेगा कि ओनरशिप ऑफ गुड्स किसके पास है। ज़्यादातर जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट है टाइटल ऑफ गुड्स का, उसी को ओनर माना जाता। अब ये ज़्यादा काम कहाँ आता, अब अगर हम बिज़नेस की बात कर रहे तो बिज़नेस में जब हम ट्रांसफ़र करते गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पे, गुड्स इन ट्रांजिट रहते या ट्रांसपोर्टेशन में रहते, तो उस टाइम पे गुड्स भेज रहे एक सिटी से और रिसीव हो रहे दूसरी सिटी में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी होता बहुत सारी जगहों पे हम फ़ोन पे ऑर्डर दे रहे सामान का, और सामान वहाँ से निकल रहा और यहाँ पे ओनर के पास आ रहा। तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो रहते वो बहुत बार मूव होते, 3-4 कॉपीज़ बनते। एक ओरिजिनल ओनर के पास रहेगा, एक न्यू ओनर के पास रहेगा, एक डॉक्यूमेंट ट्रांजिट में जो ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं उनके पास रहेगा। रिसीव करने के लिए एक डॉक्यूमेंट उनके पास रहेगा कि ठीक है हम सही ओनर्स के पास ये गुड्स पहुंचा रहे या नहीं, वो डॉक्यूमेंट के थ्रू पता चलेगा। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो वहाँ पे ओनरशिप बता रहा है उसको टाइटल डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स बोलेंगे। अलग अलग जगहों पे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल है। बिल ऑफ लैंडिंग टैक्स में भी पढ़े होंगे। यहाँ पे जब पोर्ट पे या एयरपोर्ट पे कहीं पे डॉक्यूमेंट गुड्स लैंड होते, वहाँ पे बताना पड़ता कि ये डॉक्यूमेंट है। डॉक वारंट भी उसी तरीके का है, वेयर हाउसिंग, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना, ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि गुड्स किस तरीके से मूव हो रहे, उस हिसाब से वहाँ के उनके डॉक्यूमेंट्स और उस सिचुएशन में कौन सा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, वहाँ पे ये कुछ डॉक्यूमेंट्स एज एन एग्जांपल बताया हुआ है। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर है। अभी तुम लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो थे, तो वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन मर्केंटाइल एजेंट का है। वैसे तो कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, बट स्टिल क्योंकि ये मॉड्यूल में दिया हुआ है तो हम इसको भी एक बार देख लेंगे। मर्केंटाइल एजेंट यानी बिजनेस एजेंट है हमारा। ठीक है, मैं इसको एक सिंप्लीफाइड अपने ओन वर्ड्स में समझा रही। अगर नॉर्मली बुक्स की लैंग्वेज में देखें तो ऐसा एजेंट जो बिज़नेस के बिहाफ पे अथॉरिटी के साथ डील करता सेलिंग और परचेजिंग का। यहाँ पे प्रिंसिपल के बिहाफ पे हम एक एजेंट अपॉइंट कर रहे, लेकिन वो एजेंट बिजनेस एजेंट है। नॉर्मल एजेंट्स कोई भी एजेंट हो सकते जो हमारे छोटे मोटे काम कर रहे, डिलीवर करना गुड्स के लिए या एक छोटी मोटी चीज़ का सेल करने के लिए। लेकिन मर्केंटाइल एजेंट जो है वो बिज़नेस एजेंट है। अब इसके लिए अगर एक एग्जांपल, एक परफेक्ट एग्जांपल देखें तो हमारा स्टॉक ब्रोकर, हम उसके पास जाते हैं, हमारे पैसे देते हैं और हम उसको बोलते हैं कि हमको इस तरीके के कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, ये बोल के हम छोड़ देते। अब वो हमारे बिहाफ पे हमारा बिज़नेस मैनेज कर रहा, हमारे लिए प्रॉफिट अर्न कर रहा, तो ये मर्केंटाइल एजेंट हो गया। ये वन ऑफ द एग्जांपल है। आई होप ये वाला क्लियर है पॉइंट।
अब आज हमारा दूसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब यहाँ से चैप्टर के बेसिक पार्ट ख़त्म हो गया और मेन चैप्टर स्टार्ट हो रहा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मैं डेफिनेशन रीड कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर्स और एग्रीज टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग हमको याद है, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े थे। ऑफ़र होता, एक्सेप्टेंस होता, ठीक है, एग्रीमेंट बनता, फिर अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनता। ये बेसिक पार्ट है। अब इसके एडवांस में सेल अगर वर्ड यूज़ आ रहा, मतलब ख़रीदने और बेचने का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा। अब क्या ख़रीदने और बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा? तो वहाँ पे हम गुड्स ख़रीदने या बेचने की बात कर रहे। कैसा ख़रीद रहे और बेच रहे? तो एक पर्टिकुलर प्राइस के लिए ख़रीद रहे और बेच रहे, ठीक है। यही वर्ड्स को अगर हम डेफिनेशन में लेके आए तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जा रहा। A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price। एक इंसान जो सेलर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा कि या तो मैं अभी या तो मैं फ्यूचर डेट पे ये पर्टिकुलर गुड्स आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा और एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर। ये चीज़ को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलेंगे एज़ पर सेक्शन 4(1). According to section 4(2), a contract of sale may be absolute और conditional। एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन से तब का तब ख़त्म हो गया, पूरी तरीके से एक ही उसमें ख़त्म हो रहा है या एक एब्सोल्यूट टर्म्स में ख़त्म हो रहा। कंडीशनल यानी वहाँ पे सेल में कंडीशंस अटैच होंगे। सेल में परचेज़ और सेल का जो ट्रांजैक्शन है हो सकता है वो बेस्ड ऑन सम कंडीशंस है, वो कंडीशन फुलफ़िल होने पे ख़त्म होगा। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकते हैं, वैलिड है। आई होप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का डेफिनेशन समझ में आ गया। अब जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट में देखे हर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के कुछ अपने एसेंशियल्स है, हर वो एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स के ऊपर एंड अबव है, मतलब वो वाले तो इंक्लूडेड है। अब उसमें क्या थे, मेजर होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, तो वो सारे पॉइंट्स तो रहने ही वाले। उसके अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट्स कौन से हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल का मतलब है दो लोग। अब बहुत ऑब्वियस सी बात है, हम जब सेल की बात कर रहे हैं तो एक इंसान अपने आप से ही सेल और परचेज़ कर लेंगे क्या? अगर मैंने दुकान खोली और मैं चाह रही कि मेरे पास दुकान में सेल होना चाहिए, तो मैं ही बेच रही और मैं ही ख़रीद ले रही, तो ये सेल होगा नहीं। तो उसी तरीके से सेल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए दो लोग होने की ज़रूरत है, एक सेलर और एक बायर। तो यहाँ पे उसको बोलेंगे बायलैटरल, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जाना भी तो चाहिए, ठीक है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोल रही हूँ और मैं कुछ भी सेल नहीं कर रही या कुछ भी मूव नहीं हो रहा एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो वो सेल कहाँ हुआ? तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप एक इंसान से दूसरे इंसान के पास मूव होना। किस चीज़ की? तो गुड्स हमारा तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर वहाँ पे गुड्स नहीं है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का उसमें कोई काम ही नहीं है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए गुड्स होना भी एसेंशियल एलिमेंट है। फोर्थ पॉइंट है हमारा प्राइस या मनी। अब हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइम पे भी देखे थे, कंसिडरेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो सेल कैसा हुआ? वो तो फिर चैरिटी हो गया। यहाँ पे चैरिटी से रिलेटेड तो कोई एक्ट नहीं है, यहाँ पे तो हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे। तो वहाँ पे सेल भी है और गुड्स भी है, तो विदाउट प्राइस और विदाउट कंसिडरेशन तो होगा नहीं, और अगर हो रहा तो फिर वो इस चैप्टर में नहीं आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी हमारा ट्रांजैक्शन हो रहा उसमें पैसे होने चाहिए, प्राइस होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। लास्ट और बहुत सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने पहले पढ़ चुके, वो सारे के सारे भी इसके एसेंशियल्स में इंक्लूडेड है। आई होप इतने सारे पॉइंट्स सबको क्लियर है। अब हम देखेंगे एग्रीमेंट टू सेल। ये भी बहुत सिंपल सा पॉइंट है। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब ये है कि हम अभी सेल नहीं कर रहे, हम फ्यूचर में सेल करने की बात कर रहे। अब ये फ्यूचर गुड्स हो सकता है या फ्यूचर डिलीवरी हो सकता, फ्यूचर पेमेंट हो सकता, फ्यूचर प्रॉमिस हो सकता, कुछ भी हो सकता।
बट एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे, प्रेजेंट में कर रहे बट फ्यूचर के लिए कर रहे, जो एग्जीक्यूट इन फ्यूचर होगा। ठीक है, अब मैं इसको रीड कर रही, देखो एक बार। As per section 4 subsection 3, where the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled, the contract is called as agreement to sale. Contract of sale हमने क्या देखे थे कि जब सेलर ट्रांसफ़र कर रहा ओनरशिप फॉर अ प्राइस, तो वहाँ पे सेल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा, ट्रांसफ़र करने की बात तो हो रही, बट फ्यूचर टाइम पे और कुछ कंडीशंस फुलफ़िल होने के बाद। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो प्रेजेंट में नहीं हो रहा बट फ्यूचर में हो रहा, उसको हम एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। अब उसी के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 4 सबसेक्शन 4, provided that an agreement to sale becomes a sale when the time lapse or the end condition are fulfilled, subject to which the property in goods is to be transferred. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बन जाता, जब जो कंडीशन थी कि एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे फ्यूचर टाइम मैंने बोली थी 20th में, तो 20th में आ गई, मतलब वो सेल बन गया। या एक कोई कंडीशन थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले इतने पैसे ला के दो या रॉ मटेरियल ला के दो, फिर उसके बाद आपको ये पैसे मिलेंगे या आपको ये पर्टिकुलर गुड्स मिलेंगे। तो जैसे ही उन्होंने वो चीज़ ला के दे दिए, वहाँ पे मेरा काम है मेरे पार्ट का ऑब्लिगेशन पूरा करना। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, जैसे ही एग्रीमेंट टू सेल का टाइम लैप्स हो जाता है, यानी डिले हो गया या एक्सपायर हो गया, जो टाइम था, ड्यू डेट आ गई, तो वहाँ पे एग्रीमेंट नहीं रहेगा, अब सेल बन जाएगा, सेल के रूल्स आ जाएंगे, या जो कंडीशंस थे वो फुलफ़िल हो गए तो सेल के रूल आ जाएंगे। ठीक है, अभी देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, मतलब अगर हमको सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, उसको लॉ के लैंग्वेज में लाना है, लॉ की स्टैंडिंग में लाना है, तो हम कब बोल सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। तो कैसे बनता, उसके बनाने का प्रोसेस क्या है, तो वहाँ पे सिंपल से कुछ प्रोसेसेस है, देखा जाए तो सिर्फ 2 ही प्रोसेस है। उसमें क्या है, फर्स्ट कि आप ऑफ़र टू बाय करो और सेल फॉर अ प्राइस, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइम पे भी देखे थे। पहली चीज़ क्या होती, ऑफ़र होता, ऑफ़र हो रहा तो एक्सेप्टेंस होता, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस को मिला लिए तो एग्रीमेंट होता, एग्रीमेंट हो रहा और वो केपेबल ऑफ एक्सेप्टेबल है लॉ से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो उतना डिटेल में यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज़ यहाँ अज्यूम किया हुआ है कि वो सब तो आपको जनरली पता है। तो यहाँ पे ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस, बस इतना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता। अब वहाँ आगे देखो क्या लिखा हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स और इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ और बोथ, और फॉर द डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, और द डिलीवरी और पेमेंट ऑफ बोथ शैल बी पोस्टपोन्ड। घुमा फिरा के अलग अलग वर्ड्स से बोलना लॉ की आदत है, सिंपल वर्ड्स में बोलना नहीं आता उनको, बट इसको अगर अपन सिंपल वर्ड्स में समझे तो इतना बुला हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जब बनता ना, तो उसके अंदर इम्पॉर्टेंट 2 ही चीज़ें है कि एक तो ऑफ़र रहता, ऑफ़र किस चीज़ के लिए, या तो ख़रीदने के लिए या तो बेचने के लिए, और एक्सेप्टेंस रहता, अगर बेचने का ऑफ़र दिया हुआ है तो कोई ख़रीदने के लिए ऑफ़र लेगा। तो इस तरीके से, मतलब वाइस वर्सा। तो अब इसमें आगे जो ये पॉइंट घुमा फिरा के बोला हुआ है, उसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि अब इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में ये हो सकता है इमीडिएट हो, मतलब तब का तब ख़रीदना बेचना ख़त्म हो गया, पैसे देके पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही ख़त्म हो गया। कभी हो सकता है कि एग्रीमेंट कर रहे फ्यूचर के लिए, कभी हो सकता है कि हम ख़रीद रहे अभी पैसे बाद में देंगे, कभी ऐसे होता है कि हम आधा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर रहे आधा फ्यूचर के लिए रख रहे। तो इस तरीके के पेमेंट्स, इंस्टॉलमेंट्स, डिलीवरी के आगे पीछे होना, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो सकती। ठीक है, अब दूसरा जो पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ ये बोल रहा है कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते, तो वो रिटन हो सकता, वो बोल के मुंह से हो सकता, या वो आधा लिख के या आधा मुंह से बोल के हो सकता, या वो हमारे कुछ एक्टिविटीज़ से बन सकता, हमारे एक्ट से डिफाइंड हो सकता। तो इन सारे मेथड से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता, प्रोसेस उसका इस तरीके से रहता। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे तो उसका हमारा मेन इंग्रेडिएंट क्या होगा, हमारा फोकस क्या होगा। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि
जो भी हमारा सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि हमारे गुड्स उनकी ट्रांसफ़र के ऊपर हो रहा है ये सेल, तब उनका नेचर कैसा है, वो अभी एग्जिस्ट करते या फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे, वो पेरिशेबल इन नेचर है, वो कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले पेरिशेबल हो जाएंगे, या वो बिफोर सेल और आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, उनके नेचर पे भी डिपेंड करता। पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या है? ऐसे गुड्स जिनकी लाइफ ज़्यादा नहीं है, जैसे अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो पेरिशेबल है, हम फ्रूट्स की बात करें तो पेरिशेबल है, ऑल ईटेबल्स की बात करें तो वो पेरिशेबल है। और ऐसे जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ऐसे ईटेबल प्रोडक्ट्स रहते तो उसको हम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते, FMCG। इसलिए बिकॉज इनकी लाइफ स्पैन बहुत कम रहती है। अब लाइफ स्पैन का मतलब ये नहीं कि इनके अंदर लाइफ है, इसका मतलब ये है कि इनकी एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी रहती। कपड़ों की कोई एक्सपायरी नहीं रहती, ज्वेलरी की कोई एक्सपायरी नहीं रहती, बट जो ईटेबल प्रोडक्ट्स है, एडिबल प्रोडक्ट्स है, उनकी सबकी एक एक्सपायरी डेट रहती, तो वो पेरिशेबल इन नेचर रहते। अगर हम पेरिशेबल इन नेचर वाले गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे तो वो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, तो उसमें हमको थोड़ा मतलब अलग रूल्स देखने पड़ते। बीइंग नेचर ऑन काइंड ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, वहाँ पे रूल्स और कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स वगैरह वेरीफाई करते, मतलब थोड़े वेरी होते, डिफरेंट रहते, तो वो देखना पड़ता। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर में ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स हमने ऊपर डेफिनेशन में भी देखे, एग्रीमेंट टू सेल में भी था, कॉन्ट्रैक्ट में भी था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी था। तो ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है। Property means generally property in goods and not merely special property in goods. It means ownership of goods. जब भी वर्ड्स प्रॉपर्टी इन गुड्स आए तो सिंपल से सिर्फ 2 लाइन याद रखो। प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब है ओनरशिप ऑफ गुड्स, स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब है पोजीशन ऑफ गुड्स। ठीक है, प्रॉपर्टी अगर वर्ड खाली आया तो ओनरशिप, स्पेशल प्रॉपर्टी अगर आया तो पोजेशन। अब पोजेशन का मतलब क्या है कि हमारे कंट्रोल में रहना, हमारे हाथ में रहना, हमारे पास रहना, हमारे अंडर में रहना, इसको हम पोजेशन बोलते। ओनरशिप यानी हमारी रहना, बट ज़रूरी नहीं हमारे पास भी रहना। समझा यहाँ तक? अभी केसेस वे प्रॉपर्टी इन गुड्स इज़ नॉट ट्रांसफर्ड। अब कौन से ऐसे केसेस है जहाँ पे हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करते? तो हमारे पहले ही ये कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं, एक तो हमारा बेलमेंट हुआ और दूसरा हमारा प्लेज हुआ, क्रिएटिंग चार्ज और प्लेज। तो इन वाले कॉन्ट्रैक्ट में हम ओनरशिप नहीं देते। ठीक है, वहाँ पे हमने ऊपर क्या देखे, प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब क्या है, ओनरशिप। तो ये वाले गुड्स में, ये वाले टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमारी चीज़ें चेंज होती, मतलब प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी, मूवेबल एसेट्स जो है हमारे, वो ट्रांसफ़र ज़रूर होते बट नाम पे ओनर के ही रहते। सेल ऑफ गुड्स में ओनरशिप चेंज हो जाती और वही ओनरशिप चेंज करने को हम सेल ऑफ गुड्स बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक देखेंगे। आई होप पूरे पॉइंट्स क्लियर है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मेरे को कभी भी पूछ सकते। थैंक यू।